हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और बहुत दिनों से आपकी ये डिमांड थी सर, आरएस मेंस की क्या रणनीति हो, कैसे हो, किस तरीके से पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कितना पढ़ें, आरएस मेंस कब होगा। ओ हो, इतने सारे क्विज, इतने सारे क्वेश्चंस कौन पूछता है। और मतलब फिर बहुत सारे बच्चे तो एकदम मतलब वो भी हो गए, चिंता में आ गए। सर उसका बैच स्टार्ट हो गया, इसका बैच स्टार्ट हो गया, इसकी टेस्ट सीरीज आ गई, उसकी टेस्ट सीरीज आ गई। और तब मैं मतलब जो भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए थे उन सभी लोगों को मैंने ये बताया था कि यार चिल चिल, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि आप 5-7 दिन तक है ना, मतलब उस प्रीलिम्स वाले फेज से बाहर आए हो, थोड़ा सा शांति, आज 10th डे है, उसमें इतनी टेंशन क्यों लेनी है। और जो जल्दबाजी क्यों करनी होती है, देखो सब लोग जो कॉमर्शियल कोचिंग्स वगैरह होती हैं, उनका तो पर्पज ही होता है ना वो, कि यार आपको जितना जल्दबाजी में आपसे ना मतलब कि कोई गलत डिसीजन, फास्ट डिसीजन करवा सकें, तो उनकी इतनी ज़्यादा वो नहीं करते। आरएस मेंस के लिए आपको 1 वीक का आराम से आपको गैप लेना चाहिए था। जिन लोगों ने रेस्ट लिया है, उनके अंदर फ्यूल एकदम बढ़ चुका है, और वो फ्यूल बढ़ चुका है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वापस से तैयारी करेंगे। सबसे पहले मुझे आपके जो भी मेरे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके मतलब परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुशी है कि टेलीग्राम ग्रुप पे हम मतलब कि 3700 लोगों ने मतलब एटलीस्ट मतलब मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उनमें से मानो 300, 400, 500 लोग ऐसे होंगे जिनका प्रीलिम्स थोड़ा डाउट में है, वो भी कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी 3000 लोग यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस वास्तव में मानने लायक है। और ये और भी ज़्यादा है कि आप सब लोगों ने यार यूट्यूब वगैरह और टेलीग्राम से पढ़ के ये सब कुछ किया है। तो अब हम देखते हैं आरएस मेंस की रणनीति क्या हो, कैसी हो। बहुत सारी वीडियोस आपने देख लिए होंगे, आपने XYZ का वीडियो, ABC का वीडियो और सबके वीडियोस देख लिए होंगे। उनकी रणनीति उनके हिसाब से अच्छी है, मैं वो रणनीति बताऊंगा जो मैंने फॉलो की है। हो सकता है कि थोड़ी सी टिपिकल जर्नी हो, थोड़ी सी डिफिकल्ट, मतलब कि मैं मतलब आपको रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन ये वो रास्ता है जिससे मतलब कि 3000 लोगों ने यदि प्रीलिम्स पास किया है, और अगला टारगेट क्या है कि 1000 लोगों का मेंस पास होगा, और वो इसी चीज में से कुछ ना कुछ है ना जरूर फॉलो करेंगे। अब इसमें से क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना, वो आपका डिसीजन है। लेकिन इतना मेच्योर जरूर रहना, आंख बंद करके ऐसा नहीं कि सर उसमें वहां चले गए हो गया सिलेक्शन। भाई ऐसे सिलेक्शन होता ना तो फिर सब लोग अपना ही करवा लेते, अपने घर वालों का करवा लेते, इसका XYZ का करवा लेते। तो ऐसा नहीं होता, हमेशा एक साइंटिफिक वे होता है, साइंटिफिक प्रिपरेशन करने का तरीका होता है। उसी तरीके से अपन तैयारी करेंगे और एकदम कोई शॉर्टकट की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो रिसोर्सेज का वीडियो जैसे मैंने एक बना रखा है, बाकी ना रिसोर्सेज के वीडियो तो मैं वैसे भी टैबलेट पे ही बना दूंगा। आज थोड़ा स्ट्रेटेजी वाला डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप सबका डाउट ये भी होगा सर कट ऑफ वट ऑफ क्या जाएगी। देखो भाई, ज्यादा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिसके भी ना 85 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं जो मेल है, और जिसके भी 81 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं और वो फीमेल है, तो उनको तैयारी कर देना चाहिए। आल आल्दो मैंने ये बताया था कि ना मतलब कि कट ऑफ थोड़ी 87, 80 मतलब 6, 88 के आसपास जा सकती है। लेकिन फिर भी जिन लोगों के ना मतलब इस रेंज में नंबर है, इसका मतलब है कि वो डिजर्व करते थे, एक दो गलतियों के कारण मिस कर गए, तो उनको इस समय मेंस की तैयारी वैसे भी करनी चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे बाकी फिर अलग अलग कैटेगरी में पूछते हैं, तो आप लास्ट ईयर देख लो। जैसे कि ना लास्ट ईयर मानो कि कट ऑफ गई 84, ठीक है, और आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी की कट ऑफ गई 78, तो गैप कितना है, 6 का है। तो वो गैप लगभग जो 6 का गैप है, वो इस साल भी उतना ही गैप क्या हो जाएगा, वापस से मेंटेन हो जाएगा। तो 85 से आप 6 कम कर लो, उस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, तो कट ऑफ के सारी बातें होगी खत्म। अब इसके बाद आते हैं हम मेंस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, मेंस की तैयारी में अब ना किस प्रकार के कैंडिडेट होंगे। ठीक है, देखो मेंस की तैयारी में ना 2 प्रकार के कैंडिडेट मेजरली होंगे, जिनकी ना मेंस की ना जो प्रेप है, प्रिपरेशन है, वो डन है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने, जैसे मेरे के ग्रुप पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जस्ट अभी तैयारी करना स्टार्ट किया और हमारी जो फ्री क्लासेस देख ली, और उनका आरएस बनने का इतना इरादा भी नहीं था, लेकिन आरएस क्लियर हो गया। ठीक है, तो जिनकी आरएस मेंस की प्रिपेयरनेस है और प्रिपेयरनेस नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले जिनकी ना तैयारी पहले पूरी हो चुकी है ना, उन लोगों के लिए अब क्या है, उन लोगों को अब देनी चाहिए टेस्ट सीरीज। ठीक है,
टेस्ट सीरीज के थ्रू उनको प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन क्या करना है, इसका एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। आपको बताऊंगा कि यार क्वेश्चन लिखना कैसे है, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा मैं ये बताता हूँ कि टेस्ट सीरीज करना जरूरी है और कैसे करें टेस्ट सीरीज, उसकी भी बात करेंगे। और जो प्रिपरेशन नहीं कर पाए ना, उनके साथ में ना दो तरीके हैं कि या तो अब वो किसी इंस्टीट्यूशंस की हेल्प ले लें, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो सबको लग रहा है कि खुद पे भरोसा नहीं कर सकते, दूसरे पे कर ले। और जो लोग मतलब थोड़े वीर हैं, जो कर्मवीर हैं, जो ज्ञानवीर हैं, वो लोग है ना, मतलब कि मतलब जो लोग अपने पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, जिनको लगता है कि हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो उन लोगों को सेल्फ भी कर दीजिए। तो हम उन सेल्फ वालों का भी तरीका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मेंस में दो ही प्रकार के स्टूडेंट हो सकते हैं, या तो जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है या जिसकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, उनके पास दो तरीके हैं। और जिनके पास हो चुकी है, उनकी टेस्ट सीरीज लगानी है। अब आते हैं अपन टेस्ट सीरीज के ऊपर, ठीक है। देखो टेस्ट सीरीज में ना, मतलब कि जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ लोगों का ये भी मत होता है कि सर आरएस के अंदर तो फैक्चुअल नॉलेज ज्यादा पूछा जाता है, तो क्या उसमें टेस्ट सीरीज की जरूरत है या नहीं है। देखो फैक्चुअल नॉलेज पूछा जाता है, इसमें नो डाउट, लेकिन उस पेपर में ना, जब आपके जो मार्क्स का गैप है ना, बहुत कम होता है। जैसे मानो कि 800 नंबर में से 400 नंबर के आसपास है ना, मतलब एसडीएम बन जाते हैं लोग, मतलब 50%, ठीक है। और 50% पे एसडीएम बन रहे हैं और 40% पे ना, मतलब आपका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। तो 10% के अंदर पूरी दुनिया घुसी हुई है। उस 10% के अंदर एक एक नंबर, दो दो नंबर, पांच पांच नंबर बहुत ही ज्यादा ना, मतलब कि इंपॉर्टेंस है ना, नजर आता है। लास्ट टाइम है ना, मतलब कि एक हनुमान जी थे, मतलब हनुमान बेनीवाल जी, तो उनका ना मतलब कि 0.25 मार्क्स के कारण है ना, मतलब वो एसडीएम से ना बीडीओ के अंदर चले गए थे। तो मतलब कि उनसे पूछो कि एक एक नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है, होती है। इसलिए ना, मतलब कि यदि मानो कि आधा पेपर भी फैक्चुअल आता है, तो आधा पेपर तो ऐसा आता है जिसमें आंसर राइटिंग अच्छा खासा रोल प्ले करती है। उन 100 नंबर के लिए, उन 100 नंबर के लिए जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई में प्रैक्टिस है ना बड़ी काम आती है। तो आप जैसे ही मतलब ये चीज आई, तो जैसे हाँ, टेलीग्राम के ऊपर है ना, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था, सर टेस्ट सीरीज तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ऐसा वैसा। तो मतलब देखो क्या होता है ना कि यार कोई आदमी ना, मतलब कि वहां पे बिल्डिंग ले रखी है, बहुत ज्यादा मतलब उसको सस्टेन करना है, तो उनकी भी शायद उतनी इनपुट कॉस्ट आती होगी, इसलिए उनकी कॉस्ट ना मतलब कि ज्यादा होती होगी। या फिर उनके पास स्टूडेंट होंगे, या फिर उनके पास इतनी बड़ी ब्रांड इमेज होगी कि वो उतनी कॉस्टली टेस्ट सीरीज रख सकते हैं। तो जैसा कि टेलीग्राम के ऊपर मैंने बताया था कि कोई भी आदमी ऐसा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो मतलब कि स्टूडेंट के लिए अपनी फीस को ना मतलब कि 1/3 कर दे, मतलब कि 70% डिस्काउंट दे देना, तो जो हमारे जो दोस्त लोग हैं, हमारी टीम है ना, सोल्यूशन वोल्यूशन हम करवा देंगे। पेपर बना दो और बच्चों के पेपर चेक कर दो, उस पेपर को ना किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो तो हमारी टीम में सारे एकदम धुआंधार खिलाड़ी हैं एकदम, मतलब सारे के सारे मेंस वेंस दिए हुए हैं, आधे सेलेक्ट हुए हुए हैं। तो वो लोग है ना, मतलब कि सॉल्यूशन करवा देंगे। और मतलब कि आपको बताते हुए मेरे को खुशी हो रही है कि महेश भास्कर है, जिसका इंडियन एजुकेटर ऐप है, तो उन्होंने ना मतलब इस चीज के लिए एग्री कर दिया कि मतलब कि जो भी मार्केट में जितनी भी रेट चल रही है सर, उसका ना 70% मतलब कि माफ कर देंगे। मतलब कि केवल जितनी मार्केट में रेट चल रही है ना, उसकी 30% रेट के ऊपर है ना टेस्ट सीरीज करवा देंगे, और वो भी ना बहुत ही शानदार लेवल की है ना, मतलब टेस्ट सीरीज करवा देंगे। मैंने कहा पेपर दिखाओ, तो फिर मैंने उनका पेपर देखा, पेपर भी ना मतलब मुझे एकदम लगा कि हाँ आरपीएससी स्टैंडर्ड जैसा है, तो बिल्कुल। और फिर जब मैंने कहा कि देखो मेरे फैमिली वालों के साथ है ना, मतलब एकदम वो होना चाहिए, एकदम मजबूती के साथ है ना, मतलब इन सब लोगों को ना मतलब कि सिलेक्शन दिलाना है। 1000 लोगों का ना, हमारा जो टेलीग्राम फैमिली है, उससे 1000 लोगों को हमें क्या दिलाना है, इंटरव्यू दिलाना है। मैंने कहा किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और जो यहाँ पे जो टॉप 3 में आएंगे ना, मतलब जो एकदम मचा देंगे, जो टॉपर लोग होंगे, उनसे फिर उनकी कॉपी को ना मैं पर्सनली ना मतलब देखूंगा कि भाई साहब तुम लोग क्या लिख रहे हो, क्योंकि उनसे ना मुझे और भी ज्यादा उम्मीद है कि वो लोग है ना पक्का ही एसडीएम फोड़ेंगे। और जब इतना फोड़ेंगे तो उनके लिए फिर थोड़ा स्पेशल बनता है। तो टेस्ट सीरीज का जैसे बता दिया, आप टेलीग्राम पे और डिटेल वगैरह के लिए उनको देखते रहना यार, ठीक है। अब आते हैं अपन आरएस मेंस में ना प्रिपरेशन करते समय। अब ना जिनकी प्रिपरेशन नहीं थी, वो लोग क्या कर सकते हैं। देखो या तो आपके पास एक तरीका है कि इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लो, या आप ना मतलब कि सेल्फ कर लो। अब आपका डाउट आएगा सर आपने क्या किया था।
मैंने भाई सेल्फ स्टडी की थी, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा ना मतलब ऐसा लगता था कि यार मेरा करियर है तो मैं खुद के ऊपर है ना मतलब कि खुद इन्वेस्ट करूंगा, खुद की स्ट्रेटेजी पे करूंगा, चाहे फेल हो गया तो खुद जिम्मेदार हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका उतना एक्सपोजर नहीं होता, उनकी उतने फ्रेंड सर्कल उतना बढ़िया नहीं होता। जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल तो ना मतलब बहुत बढ़िया था कि मेरे साथ ना मतलब कि जो तैयारी कर रहे थे, जो आप सब लोग भी देख रहे होगे, आप सब लोगों की जो क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, तो वो सारे लोग ही अपनी फील्ड में इतने मास्टर लोग थे ना कि मुझे मतलब की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन सब लोगों का उतना एक्सपोजर नहीं हो सकता, तो आप है ना इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर लो। यदि आप इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर रहे हो ना, तो ये स्ट्रेटेजी आपको जो आज मैं बता रहा हूँ ना उतनी काम नहीं आएगी। काम क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होगी, अपनी एक पर्टिकुलर होगी, दोनों को मिक्स करने के चक्करों में आप है ना मतलब आधा तितर आधा बटेर वाली बात हो जाएगी। तो आप है ना मतलब कि इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो। तो इंस्टीट्यूशन तो मतलब कि जयपुर में खूब सारी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अपने लिए तो सब एक जैसी हैं, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फिर है ना कुछ है ना जो बच्चे थे जिनका ना मतलब कि बहुत ज्यादा डाउट आ रहा था कि सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ना मतलब इंग्लिश मीडियम की कोई भी कोचिंग है ना मतलब अभी है नहीं जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम पढ़ाती हो। मतलब कि ऐसा बाइलिंगुअल वाली तो है शायद, लेकिन है ना प्रॉपर इंग्लिश मीडियम है ना, और जिसमें मतलब इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हो तो वो ऐसे मतलब टीचर ना हो जो पहले हिंदी मीडियम में पढ़ाते थे और इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो कि प्रॉपर इंग्लिश में जिन्होंने पहले मेंस और इंटरव्यू वगैरह दिया हो या सिलेक्टेड हो, वो लोग ना प्रॉपर इंग्लिश का कुछ ऐसा हो सकता है क्या? तो इसमें भी ना मतलब कि जो महेश की टीम है ना, उनके पास ना मतलब कि पूरे इंग्लिश मीडियम के ना मतलब कि काफी मतलब वो टीचर है, और उनमें से मेरे को ये बात मतलब कि अच्छी लगी कि उनमें से ना 3-4 लोगों का तो इस बार इंटरव्यू है। तो जो लोग ना मतलब कि इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ लोगों का दूसरा तीसरा इंटरव्यू है, तो वो लोग जो थोड़े दिनों में एसडीएम बनने वाले हैं ना, वो लोग है ना वहां पे इंग्लिश मीडियम का आपको ना मतलब कि बेहतरीन मतलब कि वो करवाएंगे। तो मतलब वो आप देख सकते हो। अब आते हैं अपन लास्ट कैटेगरी वाले, जो सेल्फ से तैयारी करना चाहते हैं, जो हमारी तरह तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, किस तरीके से टाइमलाइन हो, किस तरीके से क्या करना है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखो आपके सामने ना जीएस के ना कितने पेपर होंगे यहाँ पे, जीएस के आपके सामने है टोटल 4 पेपर, ठीक है। उन 4 पेपर में अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब इन 4 पेपर में ना एक पेपर जो हिंदी इंग्लिश वाला पेपर है ना, ये इसको ना डेली पढ़ना है। क्या करना है? डेली पढ़ना है, एकदम डेली, ठीक है। उसको ना मतलब आप दिन का ना, अब देखो कितने घंटे आप डेली पढ़ोगे वो डिवाइड करते हैं आपका, ठीक है। डेली का टाइम टेबल बनाते हैं आपका, ठीक है। अब देखो मेंस आ गया, आपको पूरी जी जान तो लगानी है, ठीक है। जी जान लगानी है तो आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? मानो कि आप दिन के 10 से ना 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो इस 10 से 12 घंटे में से ना आप ना 3 घंटे ना निकाल दो। किसके लिए निकाल दो? हिंदी इंग्लिश के लिए निकाल दो, 1.5 घंटा, ठीक है। और उस हिंदी इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में बताता हूं मैं आपको, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में देखते हैं अपन, पहले हिंदी का देखते हैं। हिंदी में आपको क्या पढ़ना है? देखो हिंदी में ना बेसिकली आपको ग्रामर क्लियर करनी है ना, तो एक तो ना जो मैंने पढ़ी थी, आजकल मतलब कि थोड़ा मतलब लोगों का ये डाउट है कि क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यार अब उसका तो मैं बता नहीं सकता कि मतलब कितने क्वेश्चन उससे आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन है ना मतलब सारे लोग पढ़ते हैं, बेसिक बुक है तो आप भी पढ़ सकते हो, वो है राघव प्रकाश की बुक, ठीक है। राघव प्रकाश की बुक से ना मतलब कि आपके ना जो बेसिक्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। राघव प्रकाश की बुक क्लियर होने के बाद आप आरबीएससी की है ना मतलब कि क्या है, आरबीएससी की है ना मतलब कि जो ग्रामर की बुक आती मतलब कि हिंदी व्याकरण की बुक आती है ना, हिंदी व्याकरण, ठीक है। इसमें भी 2 प्रकार की व्याकरण आती है, एक ओल्ड आती है, एक न्यू आती है। आपको दोनों पढ़नी है, याद कर लेना, दोनों पढ़नी है। न्यू, ओल्ड, राघव प्रकाश, कितनी किताबें हो गई? 3 किताबें, और किताब भी है, बिल्कुल है। तो हिंदी एग्जाम रिव्यू, जो भी पुराने साल के पेपर हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको प्रीलिम्स वाले टाइम भी बताया था, पुराने साल के पेपर पूरी हर एग्जाम की जान है। और यदि वो हर साल की यदि मतलब हर एग्जाम की जान यदि पुराने साल के पेपर हैं, तो जैसे कि अपने मरुद्रा से लगातार सारे क्वेश्चन है ना मतलब आप देखो लगातार रिपीट हुए थे, तो यहाँ भी आप ना किसी भी पब्लिकेशन यार अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी पब्लिकेशन की आप एग्जाम रिव्यू लेके आ जाइए, ठीक है। अब आ जाता है 1 2 3 4। अब सर इसके बाद कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं,
मैं मतलब कंप्लीटली आपको क्या करता हूँ, इस चीज के लिए मना करता हूँ कि आप ना मतलब कि मतलब नोट्स पढ़ने की आपको कोई खासी जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट्स कुछ भी नहीं पढ़ना, उसके बाद आपको करनी है वो प्रैक्टिस करनी है। ये 4 बुक आपको पढ़नी है। कौन सी बुक है? राघव प्रकाश, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और जो हिंदी एग्जाम रिव्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? ये ओल्ड वाली है, उसके बाद ये न्यू वाली है, उसके बाद ये एग्जाम रिव्यू है और उसके बाद राघव प्रकाश है। अब कई लोग होंगे जो बोलेंगे कि केवल हम तो राघव प्रकाश पढ़ के जाएंगे, इतनी 4 कोई पढ़ता है क्या? क्योंकि कई लोगों को क्या होनी है, मिर्ची लगी हुई रहती है सारे, मतलब कि किसी का सिलेक्शन नहीं होता, वो अलग ही फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। कई कोचिंग वालों के भी वो चमचे चल रहे होते हैं, तो वो लोग बोलते 4-4 किताबें थोड़ी ना पढ़ी जाएंगी। भाई सिलेक्शन लेना है तो पढ़नी पड़ेगी, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाकी इनका सीक्वेंस बता दिया, किसी के पास टाइम कम हो तो कौन कौन सी वो इग्नोर कर सकता है। तो यहां तक हिंदी का हो गया क्लियर। डेली 1.5 घंटा दे देना, 1 घंटा तो मतलब ग्रामर को दे देना, आधा घंटा कॉम्प्रहेंशन को दे देना। डेली रट्टे चढ़ाना इनको। मतलब मेरे को तो ऐसे हो गया कि राघव प्रकाश मेरी फट गई थी, दोबारा दूसरी राघव प्रकाश लानी पड़ी थी। हिंदी व्याकरण की किताब तो मतलब घसीट गई थी, उसमें से शब्द भी मिट गए थे। इतनी बार आपको रट्टा क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस में आप जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, कोई डेली आंसर राइटिंग का कोई प्रोग्राम है, उस प्रकार का आप कुछ भी ज्वाइन करके ना मतलब उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं वापस अपन इंग्लिश के ऊपर कि सर इंग्लिश में ना हम क्या पढ़े। देखो इंग्लिश अपने राजस्थान की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अपने स्कूलों में कभी ना मतलब अपने को ढंग से इंग्लिश नहीं सिखाई हुई। तो ढंग से इंग्लिश नहीं सिखाने की वजह से ना मतलब अपने साथ दिक्कत है। तो इंग्लिश में अपने को क्या पढ़ना पड़ता है? ग्रामर। यदि एक बार ग्रामर यदि अपनी क्लियर हो जाए ना, उसके बाद केवल करनी पड़ती है प्रैक्टिस। तो अब है ना इंग्लिश में दिक्कत क्या है? इंग्लिश में बच्चों की जो मेनली मैंने दिक्कत देखी है ना, वो क्या करते हैं, ग्रामर की ना 4-5 बुक ले आएंगे और 4-5 बुक लाके ना मतलब कि उसको ना पढ़ रहे होंगे। ना ना, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। देखो ग्रामर में ना मैं आपको 3 ऑप्शन बताता हूं। कितने बताऊंगा? 3 ऑप्शन। पढ़ना केवल एक है, ठीक है। आप वो पढ़ो तो सही है, मतलब कि ज्यादा रिसोर्सेज नहीं पढ़ने, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपकी किसी भी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा, आपने जिस भी कोचिंग में जिस भी टीचर से पढ़ा है ना और उस कोचिंग के नोट्स है ना, तो मोर देन सफिशिएंट है यार। ग्रामर हर जगह सेम होती है, कोई फर्क नहीं पड़ती, ठीक है। ग्रामर हर जगह सेम होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है। दूसरी जो बुक चलती है ना, जिसको मतलब कि लोग पता नहीं क्यों रेफर करते हैं इतना, लेकिन अब सब लोग करते हैं, तो मैं भी बता देता हूं भाई कि ना रस्तोगी सर की बुक है, तो उसको मतलब सब लोग फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी भी बढ़िया कोई बुक नहीं है जिसको मतलब आप ना मतलब कि मस्ट हैव बुक वाली कैटेगरी के अंदर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तीसरी बुक है ना, देखो आपको पता होगा कि जो मेरी वाइफ है अनुप्रिया, वो मतलब कि इंग्लिश की लेक्चरर है और उसने क्या कि आरएस के 2-3 एग्जाम दे लिए। तो उसको लग रहा था कि यार इंग्लिश की मतलब कि कुछ भी मतलब एक शॉर्ट टाइप की बुक नहीं है, हर 300-400 बुक पेज की ना बुक ना पढ़ी नहीं जाती है। तो उसकी बुक उसने बुक लिखी है, आ जाएगी मार्केट में 5-7 दिनों में। तो उसकी बुक है ना, उसने ना मतलब कि ग्रामर को ना कंसाइसली इतना किया है ताकि ना 100-150 पेजों के अंदर है ना आपकी ना पूरी बुक को ना समराइज कर दिया जाए, जो आरएस के सिलेबस के अंदर है। ऐसा नहीं कि ना मतलब मल्टीपल एग्जाम को टारगेट करते हुए जब अपन बुक लिखते हैं ना, तो वो बुक है ना थोड़ी सी मोटी हो जाती है, तो आप ना वो नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप जिस भी एक जगह से पढ़े उसी को बार बार रिपीट करें, उसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये चीज होगी। हिंदी इंग्लिश का क्या दिखा हमने कि आपको ना डेली 3 घंटे के लिए ना पढ़ना है। अब उसके बाद अपन देखते हैं टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन अपन कितने दिनों की देखेंगे? अब टाइमलाइन है ना, कम से कम मेरे को ऐसे लगता है कि आरपीएससी आपको 90 दिन तो जरूर देगी, ठीक है। अब 90 से कम देगी तो तैयारी को फिर शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो 90 दिन से अपन इसको ना 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 30-30-30 90 डेज के अंदर कन्वर्ट होगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो क्या करना है आपको? डेली पढ़ना है, इसमें कहीं पे कोई गुंजाइश ही नहीं है। हिंदी इंग्लिश आपको क्या करना है? डेली पढ़ना है। अब यहां पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़े? सबसे ज्यादा तो ना मतलब क्वेश्चन ह्यूमन, मतलब कि उसके अंदर है ना मतलब एक आदमी के दिमाग में क्या आएगा, एक आदमी के दिमाग में क्या आएगा कि क्वेश्चन मतलब कि हम
स्टार्ट कहां से करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, यहां पे जो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए ना वो है इथिक्स। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आता है सर इथिक्स क्यों पढ़े, क्योंकि इथिक्स के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज करने होते हैं, आपको दूसरे सब्जेक्ट से वो एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, इसलिए इथिक्स को ना पढ़ना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इथिक्स को अपन ने क्या किया, सबसे पहले पढ़ा। अब एक सब्जेक्ट पढ़ना है क्या, नहीं, आपको ना 2 से 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने हैं। इथिक्स कर लिया, उसके बाद ना पेपर 3 का जो पवेड है ना उसको करो। पवेड के साथ साथ आप एक छोटा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, उसको करो। अब ये रेंडमली नहीं बता रहा मैं कि भाई ये 3 सब्जेक्ट है ना उनको एक साथ करो, इसका भी एक लॉजिक होता है। लॉजिक क्या भाई, लॉजिक ये है भाई, इथिक्स का जो सिलेबस है उसके अंदर जैसे इंटीग्रिटी वाली जो सिविल सर्वेंट की जो वैल्यूज है, गवर्नेंस की जो टॉपिक है, सारे के सारे पवेड के टॉपिक है, सारे के सारे क्या है, पवेड के टॉपिक है। जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका यदि ऑप्शनल होता तो आप उसमें देखते फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है और उसका कुछ पार्ट है ना मैनेजमेंट के अंदर ला रखा है। तो मतलब ये तीनों जो सब्जेक्ट है ना वो सेम नेचर के सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स में आपके नहीं पढ़े हुए, इसलिए अब आपको पढ़ने हैं। लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक क्या है कि आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़े तो आपका ये सब्जेक्ट वीक हो सकता है ना। प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो तो आपने बहुत अच्छे से पूरी जी जान लगा रखी है, आधी तैयारी तो उनकी हो रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इथिक्स, पवेड और मैनेजमेंट पढ़ना है। और इथिक्स, पवेड, मैनेजमेंट क्यों पढ़ना है, क्योंकि तीनों का सेम नेचर है और तीनों बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। आप ये भी देखो ना कि ये यहाँ पे 65 के आसपास कवर कर दिया, 65 के आसपास इसने कवर कर दिया, 120, तो ये कितना हो गया 130 और 150 के आसपास आपका पूरा स्कोर हो गया। अब है ना कुछ लोगों का एक डाउट भी था कि ना सर मतलब कि हमें केवल है ना पवेड ही पढ़ना है, केवल है ना एक सब्जेक्ट का ना पर्टिकुलर है ना मतलब कि वो पोर्शन पढ़ना है क्या। तो मतलब जैसे कोचिंग सभी क्या है कि ना 60,000 रुपए का मेंस का पूरा कोर्स दे रही है, लेकिन किसी आदमी को पढ़ना ही केवल पवेड है, या किसी जो आईएएस की तैयारी कर रहा है उसको केवल पढ़ना ही राजस्थान जीके है, तो उन लोगों के लिए भी है ना मतलब जो इंडियन एजुकेटर ऐप थी उसके ऊपर है ना मतलब इस तरीके से बहुत सारे सेग्रीगेटेड कोर्स हैं कि आप है ना केवल इथिक्स का और मतलब हिंदी का कोर्स ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश का कोर्स ले सकते हो। तो उस प्रकार से आपको ना वहां पे मतलब वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव छोटे छोटे से कोर्स हैं यार, कोई 1000 के, कोई 999 के, कोई 700 के, तो वो मतलब कि जिस आदमी का जो सब्जेक्ट है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये 150 नंबर तो यहाँ पे, और वो हिंदी इंग्लिश वाले 200 नंबर। तो सोच के देखो इन 3 सब्जेक्ट को करते ही आपकी जो तैयारी है पूरे दूसरे सब्जेक्टों की मतलब 200 350 मतलब लगभग 400 नंबर की तैयारी है ना मतलब हो रही है। और प्रीलिम्स वाले सब्जेक्टों को यदि काउंट कर लो आप कि प्रीलिम्स में जैसे मतलब जो सब्जेक्ट आ रहे थे उनकी 50% भी आपकी तैयारी है, तो आपकी 500-600 नंबर की तो तैयारी हो गई। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको करने हैं। अब सर कितने दिनों में करने हैं, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट को करने में ना मैक्सिमम आपके दिन लगने चाहिए 20 से 25 डेज। छोटे सब्जेक्ट है, 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर आपको करने चाहिए। अब रिसोर्सेज की बात अपन एक अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज की बात करेंगे ना आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी का रिसोर्स बताया फिर आप इंग्लिश का पूछोगे, इंग्लिश का बताया तो हिंदी का पूछोगे, और वो सारी चीजें बताई। तो अपनी जो टाइमलाइन है, लॉजिक है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, रणनीति क्या होनी चाहिए, उनके बारे में अपन भूल जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर रणनीति के वीडियो में ये चीजें बताई जाती है कि ना मतलब क्या पढ़ना है, कि मोटिवेशन बता देते हैं। तो मोटिवेशन अलग चीज होती है, रिसोर्सेज अलग चीज होती है, रणनीति अलग चीज होती है। रणनीति होती है आप कौन सी टाइमलाइन पे क्या करो। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, पहले 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या कर लेना है, इथिक्स, पवेड, मैनेजमेंट को क्या कर देना है, सल्टा देना है। यदि इन तीनों का काम सल्ट गया आपका आधा सिलेबस भी सलटे जाएगा। ये हो गया। उसके अब अगली स्टेज में जाते हैं हम। अगले स्टेज में जाते हैं तो सेकंड फेज बोलूंगा मैं, तो यहां पे फर्स्ट फेज लिख देता हूं। फर्स्ट फेज के अंदर अपन ने क्या किया, इथिक्स, पवेड और मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने कर ली। इसके बाद अपन क्या करेंगे, सेकंड फेज में जाएंगे। सेकंड फेज के अंदर अपन क्या करेंगे कि सेकंड फेज के अंदर
हम उन चीजों को फोकस करेंगे जो चीजें थोड़ी सी स्कोरिंग हो। ठीक है, देखो फर्स्ट पेपर में अपन ने क्या देखा, जो एक नेचर की थी। अब सेकंड में ना मतलब कि ज्यादातर आप सब्जेक्टों का अलग अलग नेचर हो गया, लेकिन अब इनमें से कुछ चीजें बहुत ज्यादा स्कोरिंग होती हैं, तो स्कोरिंग वाली चीजें जल्दी कवर कर लेंगे तो उनका ज्यादा रिवीजन होगा, ज्यादा रिवीजन होगा तो नंबर ज्यादा आएंगे। कुछ सब्जेक्टों में नंबर कम आ रहे हैं, यदि आपने 16 18 21 की कॉपियां देखेंगे तो आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी, हाँ सर कुछ सब्जेक्टों में तो नंबर कम आते हैं, ये हमें बताते क्यों नहीं है। भाई बताएगा कौन, जिसने इसमें से गुजरा है, जिसने इसमें से इस आग में से अपने आप को उकाड़ा है, वो बताएगा। तो सेकंड फेज के अंदर आपको क्या करना है कि सेकंड फेज के अंदर आपको सबसे पहले तो करना है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का इतना छोटा सब्जेक्ट है, इतना छोटा सब्जेक्ट है कि यदि आप ना एक दिन भी ढंग से बैठ जाओ ना तो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से योगा, योगा का भी ना 15-20 घंटे का सिलेबस 2 दिनों के अंदर है ना, मतलब आप है ना पूरे योगा को मतलब कि ना खत्म कर सकते हो। योगा का बहुत छोटा सिलेबस है, इसको आप पूरा कर दो। फिर आईआर, आईआर इतना इंटरेस्टिंग है, और राजस्थान जो अपना आईआर दिया हुआ है ना वो तो बहुत ही छोटा सा आईआर दिया हुआ है, इसको आप ना मतलब कि जल्दी से खत्म कर दो ना तो मतलब आपके एकदम मतलब जो सब्जेक्ट भी इंक्रीज हो जाएंगे, और मतलब कि जो छोटा पार्ट था वो आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान पॉलिटी। अब देखो राजस्थान पॉलिटी जब मैं प्रीलिम्स में इसको लो प्रायोरिटी पे रखता था, यदि आपने स्ट्रेटेजी देखी हुई प्रीलिम्स वाली कि राजस्थान पॉलिटी से क्वेश्चन थोड़े से टिपिकली थोड़े हार्ड आते हैं, आपने वो देखा भी होगा कि इस बार पेपर में ना मतलब यदि राजस्थान के सब पार्टों को देखा जाए तो राजस्थान पॉलिटी के रिलेटिवली थोड़े हार्ड पेपर थे, लेकिन फिर भी फिर इसमें मेंस में राजस्थान पॉलिटी के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, रिलेटिवली बहुत कम पढ़ना होता है, थोड़ा सा नोट्स होता है, वो शेयर मैं मतलब आपको टेलीग्राम पे लगातार शेयर करते रहूंगा, क्योंकि जब मैं बता रहा था महेश भास्कर तो उनके नोट्स से बहुत सारे बढ़िया हैं, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर भी किए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो राजस्थान की आप ना पॉलिटी कर लो, आईआर कर लो, और इसके अलावा ना राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे से भी वो आप जब इस सोच के साथ देखोगे ना कि यार 5 नंबर का क्या क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, हर पेपर में 2-4 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे होते, आपको पहले पता चल जाता है कि 5 नंबर लायक तो ये क्वेश्चन है, 2 नंबर लायक तो ये क्वेश्चन है, तो ये सारी चीज होगी। अब इस फेज को कितना टाइम देना है, ठीक है, एक अकाउंट और ऑडिटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला जो पार्ट है वो पार्ट भी क्या होता है ना कि छोटा सा पार्ट होता है, तो वो जो पार्ट छोटे से पार्ट को आप ना मतलब कि 3-4 दिनों के अंदर अंदर कवर कर सकते हो। तो इस फेज में अपना देखो, इस फेज में कितना कवर हुआ था, 150 मार्क्स के आसपास कवर हो गया था। इस फेज में देखो 20 40 60 और ये भी 40 100 और आईआर भी लगभग 20 नंबर का। तो इस पार्ट में अपना इस फेज में कितना कवर हो जाएगा, 120 के आसपास आपके मार्क्स होंगे ना, वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, 120 मार्क्स कवर होने में अब देखो इसमें अपना वो क्या कितना टाइम लगेगा, जैसे 2 दिन सोचोगे, 2 दिन योगा के 4 और आईआर के 4 दिन मान लो 8, राजस्थान पॉलिटी के 2 दिन मान लो 10, 2 दिन उसके 12 और 3 दिन इसके। ठीक है, तो इसको अपने को 15 से 20 दिनों के अंदर आपको क्या कर देना है, खत्म कर देना है। पहला कितने दिनों के अंदर बताया था, 20 से 25 दिनों के बाद, अगला कितने 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर इसको खत्म कर देना है। अब कई बोलोगे सर पहली बार पढ़ रहे हैं, तो भाई पहली बार पढ़ रहे हैं ना तो आपको 12 की जगह 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 14 की जगह 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ये नहीं पढ़ोगे तो रिवीजन कौन करेगा। ठीक है, टाइमलाइन आपकी क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो फेज 2 आपको ना मतलब ये करना है। फिर अपन आते हैं थर्ड फेज पे। तैयारी हमेशा फेज वाइज मैनर में होती है, यूं नहीं होती किताब उठा लो और फिर पढ़ने लग जाओ, वरना तो 7 लाख लोग है ना जो किताब उठा के पढ़ रहे हैं और 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उनमें से ना मतलब कि केवल 5, 10, 20, 25 लोग ही है ना मतलब क्यों आते हैं टॉप के अंदर। ठीक है, तो आ जाओ थर्ड फेज के अंदर क्या करना है, वो सब्जेक्ट जो आपने प्रीलिम्स के अंदर कर लिए थे उनको थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से और उनका थोड़ा रिवीजन भी कर लेना है, क्योंकि अब देखो 20-15 मतलब आप देखोगे 40 दिन हो गए ऑलमोस्ट, 40 दिन आप 5-10 दिन अपने वैसे भी रेस्ट में चले गए, तो 50 दिन बाद में जो प्रीलिम्स वाला आप थोड़ा बहुत भूल भी गए होंगे, तो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक, ये वाला जो कोर पार्ट है
जो इस सिलेबस का मेन है ना मतलब कि कोर पार्ट है, जिसको आपको तैयारी करनी चाहिए और जो मतलब मेजर आपका पार्ट बनेगा। और इस पार्ट को आप करने में कितना, क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हो, तो आपको ना 4-5 दिन है ना इन सबको ना मतलब देने पड़ेंगे। तो टोटल है ना मतलब आप है ना 30 डेज मतलब 1 मंथ है ना इसके ऊपर और लगा लो। थर्ड फेज के अंदर आपको कितना टाइम लगाना है, 1 मंथ का टाइम और लगाना है, जिससे आपके जो प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट हैं उनका मेंस के पर्सपेक्टिव से हो जाए। इसमें आपको थोड़ा जोर जो आएगा वो आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। साइंस केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला जो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी वाला सिलेबस थोड़ा सा टिपिकल हो गया, ठीक है। तो आप अपन देखते हैं फर्स्ट फेज मानो कि कितने दिनों में किया आपने, 25 दिनों में। सेकंड फेज कितने दिनों में किया आपने, 15 दिनों में। थर्ड फेज आपने कितने दिनों में की, 30 डेज में। तो ये कितने हो गए दिन, 70 डेज के आसपास हो गए, ठीक है। अब फोर्थ फेज, फोर्थ फेज को आपको 10 दिनों के अंदर कवर करना है। फोर्थ फेज के अंदर आपको 2 ही सब्जेक्ट कवर करने हैं, जो अब इस सिलेबस में से नहीं 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। एक तो आपको करना है वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद आपको करना है लॉ, लॉ के अलावा आपको किसको करना है, साइकोलॉजी को, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री, लॉ एंड साइकोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा लो आउटपुट वाले सब्जेक्ट होते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है कि कुछ टॉपिक अपने सिलेबस के अंदर डाल दिए, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने के लिए उसके आसपास की चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं। लॉ और साइकोलॉजी में आप यदि पुरानी कॉपीज देखोगे जो 16-18 वाली है, तो इनके अंदर बहुत ज्यादा मार्क्स काटते हैं। मतलब यदि आप थोड़ा सा भी ना मतलब मेन जो चीज है उससे इधर उधर की चीज लिख दी ना, तो आपके ना मतलब कि नंबर पूरे ही कट जाते हैं। तो इसलिए मैंने उसको फोर्थ फेज में रखा है, जो लो फेज हो, जिसमें ज्यादा नंबर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बस इतना हो मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे, मैं पूरा पेपर लिख के आ जाऊं। उसके लिए फोर्थ फेज में मैंने 10 दिन निकाल दिए हैं। तो टोटल आपके कितने दिन हो गए, 80 दिन आपके हो गए, जिनका टाइम टेबल अपन ने बना लिया। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख दो, फिर आपकी दिक्कत का भी निवारण कर देंगे। अब आ जाते हैं अब आगे, ठीक है। अब इन 80 डेज में आपको साथ साथ ना आपको टेस्ट सीरीज भी देते रहना है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर टेस्ट सीरीज का तो शेड्यूल ही अलग होता है, मतलब कि आपने कुछ और बता दिया, आपने एथिक्स बताया, एथिक्स का पेपर बाद में है, हिस्ट्री का पेपर पहले है। ये तो देखो, या तो आप है ना पहले एक फेज पूरा हो जाए ना, तब तक आप क्या करो ना कि टेस्ट सीरीज तो देखो थोड़े दिन बाद भी तो दे सकते हो, तब तक आप है ना पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद है ना मतलब कि वो टेस्ट सीरीज लिखते रहना। या फिर आपका जब इथिक्स का पेपर आ जाए तब आप इथिक्स वाला तो लिख ही सकते हो, और या फिर है ना जो प्रीलिम्स वाला आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप है ना मतलब कि पेपर दे सकते हो। क्योंकि जिन लोगों की प्रिपरेशन पूरी हो गई, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, वो तो वैसे भी लिख लेंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको लिखते रहना, आपको बचना नहीं है। फिर देखो, अब यदि लास्ट 80 डेज के बाद है ना आपको करना है रिवीजन। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहला रिवीजन आप 15 डेज के अंदर कर दोगे, फिर 10 दिन के अंदर है ना आप सेकंड और फाइनल रिवीजन जो है वो आप चीज इसमें कर दोगे। लेकिन रिवीजन के लिए आप यदि डेली 1-2 घंटा निकालोगे ना, तो लास्ट में ना मतलब कि 2-3 रिवीजन करने में आपको 10 दिनों के अंदर ही 2 रिवीजन मार दोगे, क्योंकि आप ना उनके वो बना चुके हो पहले से, ठीक है। तो 80 दिन का बाद ना मतलब आप ना 2 रिवीजन और निकाल लेना, याद हो जाएगा। डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन के लिए टाइम निकालोगे तो बहुत ही ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा, ये चीज होगी। उसके बाद आते हैं सर नोट्स। नोट्स कैसे बनाए, देखो नोट्स, जिन लोगों के नोट्स अभी तक नहीं बने हैं उन लोगों को सेल्फ तैयारी जो कर रहे हैं उनको नोट्स बनाने की कोई जरूरत है नहीं। उनको जो स्टैंडर्ड बुक्स और उनकी जो कोचिंग नोट्स वगैरह दे रहे हैं उन नोट्सों से ही आप पढ़ सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो लोग मतलब कि एकदम तैयारी उनकी मेंस की पहले कर चुके हैं, उनके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, उनको क्या चीज बनाने की जरूरत है, उनको शॉर्ट नोट से बनाने की जरूरत है। आप लोग क्या करो ना कि आप ना मतलब अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उसका ना मतलब आपको काफी ज्यादा मतलब कि आरएस प्रीलिम मेंस के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आप वो सीधे सीधे पॉइंट्स है ना मतलब कि सीधे के सीधे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स आपको ना मतलब कि बनाने हैं, जो लोग प्रिपरेशन पूरी हो चुके हैं। जिन लोगों की प्रिपरेशन नहीं हुई, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो जब नोट्स बनाए ना, तो नोट्स के साथ जैसे ये पेज है, इस पे आपकी क्लास के अंदर आपने ये नोट्स लिख लिए, तो इसके बाद है ना एक पेज खाली रखें, हर पेज के बाद एक पेज खाली रखें,
तो मतलब जो A4 साइज पे बना रहे हैं ना, एक ही साइड में ना बना लो। फिर अब इसमें से ना आपको लगे कि काम की चीजें ये 3-4 ही हैं, 1 2 3 4, तो वो उधर लिख लो। तो फिर ना आपके मतलब जो क्लास नोट्स ऊपर होंगे और जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे वो जस्ट उसके पीछे होंगे। तो आपने जैसे क्लास के अंदर नोट्स बनाए, घर पे आके 2 रीडिंग लगाई, 2 रीडिंग के बाद आपने नोट्स बना दिए। तो आप जब नोट्सों को उल्टा कर दोगे तो आपके शॉर्ट नोट्स है ना साथ में तैयार हो जाएंगे। ये होती है भाई स्मार्टनेस, थोड़ी सी आपको दिखानी पड़ेगी। यदि आपने पहले पूरे नोट्स बना लिए 500 पेज के, फिर आप सोचोगे उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊं, तो कभी नहीं बढ़ेंगे। और फिर आपने शॉर्ट नोट्स में कुछ समझ में नहीं आएगा, तब आप देखोगे अब इसका मेजर नोट्स कहाँ गया, उनमें ढूंढते रह जाओगे, जिंदगी यूं ही चली जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको एक नोट्स बनाना है और उसके पीछे की साइड में आपको क्या लिख देने हैं, शॉर्ट नोट्स लिख देने हैं। तो देखो टेस्ट सीरीज की बात होगी। टेस्ट सीरीज का आपको जैसे मैंने पहले बताया था, मतलब कि और उस टेस्ट सीरीज का मैं ये बता रहा हूँ यार कि पेपर वगैरह है ना वो आपको ना मतलब टेलीग्राम पे ही ना डाल देंगे। वो तो जिसको कोई कॉपी चेक करानी है तो कॉपी चेक करानी है, तो आगे यार जो चेक करने वाला है उसको रुपए देने पड़ते हैं, इसलिए वो एक बेसिक अमाउंट रखी हुई है। वरना तो ना मतलब आपको फ्री में ही टेस्ट सीरीज वगैरह करवा देते। यूट्यूब पे क्या होगा, देखो क्लासेस लगाना है ना मेरे लिए इस बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को जाना है ट्रेनिंग के लिए, मेरी फेज 2 की ट्रेनिंग के लिए। तो लास्ट टाइम तो ये था कि प्रीलिम्स की जब क्लासेस लगा रहा था, ये था कि यदि क्लास नहीं लगी, यदि किसी की क्लास नहीं लगी, किसी टीचर ने नहीं करवाया पूरा और उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी जगह ना मैं आके पूरा करवा दूंगा। लेकिन इस बार मैं जा रहा हूँ मसूरी, तो वो सारी चीजें है ना मतलब कि पूरी हो नहीं पाएंगी। यदि वो पूरी नहीं हो पाती तो ऐसा कमिटमेंट ही क्यों करो जो आप पूरा नहीं कर पाओ। तो इस बार क्या सॉल्यूशन करेंगे, इस बार सॉल्यूशन है कि जो आरएस की जो पुराने पेपर हैं 13 16 17, तो उनके थ्रू आपका पूरा रिवीजन करवा देंगे। जैसे ऑडिटिंग का पेपर लिया, ऑडिटिंग में ये पूछते हैं ऑडिटिंग का ये क्या होता है, ये होता है। इस तरीके से आपके ना पुराने पेपर्स है ना उनको करवा देंगे। और जो कुलदीप सर, तारा सर है, उनसे आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी करवाएंगे। और उसके अलावा जो भी है ना मतलब कि मैराथन क्लासेस करवाने का ज्यादा अपन काम करेंगे, ताकि मतलब मैराथन क्लासेस के थ्रू आपकी रिवीजन क्लासेस टाइप में कुछ करवा देंगे जिससे आपका हो जाए। इसके बाद भी यार आपका कोई भी डाउट वगैरह रहे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने मोस्टली चीजों को कवर करने की कोशिश की और फिर भी इधर उधर की कुछ और चीजें बच गई, तो अपन टेलीग्राम पे लगातार बातचीत करते ही रहते हैं, तो उसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा। आई होप कि बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लिख देना। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।